जब वक्फ को असीमित अधिकार दिए नरसिंह राव ने, मनमोहन सिंह ने, तो संविधान दूध पी रहा था, बॉर्नवीटा वाला है, अब तार-तार हो गया। जब लालू जी, मुलायम सिंह यादव मनमोहन सिंह के समय में वक्फ कानून में को मजबूत कर रहे थे, कह रहे थे जहां रुमाल रख दो बेटा जमीन तुम्हारी, तो संविधान दूध पी रहा था और कल तार-तार हो गया। जेपीसी की रिपोर्ट फाड़ कर ऐसे फेंकी गई। क्या ये कांग्रेस जेपीसी का मंगलसूत्र डाल के घूम रही है और आप उनका सहबोला बने हैं? तब लोकतंत्र नहीं था देश में? है? इस्तीफा देना पड़ा था विपक्ष के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल पर और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो पर। राज्यसभा लोकसभा से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है दोस्तों। अब बारी है समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की। इन्होंने मुस्लिम संगठनों से ये वादा किया था कि हम आपके साथ सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़े तो खून भी बहा देंगे। खून मतलब दोस्तों खून। तो दोस्तों इसी पर गजब की ये डिबेट चल रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, मुन्ना खान और अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मुन्ना खान कांग्रेस पार्टी के नेता, इन दोनों के साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट है। लेकिन दोस्तों डिबेट में क्या हो रहा है वो आप तो देख लोगे, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी के डिबेट की एक बात होती है। अमिताभ अग्निहोत्री जी इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसी बातें निकाल के लेकर आते हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, ना ही किसी न्यूज़ में या किसी डिबेट में आपको पता चली होगी। अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट ही ऐसी होती है दोस्तों जो आपको इतिहास की सच्ची बातें बताती है, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी उसमें खुद शामिल हुए होते हैं। तो दोस्तों इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए ये डिबेट तो देखना बनता ही है और आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ ये डिबेट आपको पसंद आएगी ही आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। सोनिया जी ने कहा, वयोवृद्ध नेता हैं, कि जबरन बिल पास करा लिया गया, मतलब कट्टा वगैरह लगा के बिल पास कराया गया, बिल्कुल छुरा वगैरह। समझना चाह रहा हूं लोकसभा में जबरन बिल कैसे पास होता है, जरा प्रकाश डालो। मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ। जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के नायडू के कनपट्टी पे अमित शाह ने गन सटाई है, इसी तरह बिल पास होता है और बार-बार ऐसा होता है। थोड़ा प्रकाश डालिए, उसकी जिम्मेदारी लीजिए। बिल्कुल डाल रहा हूं, प्रकाश डाल रहा हूं अमिताभ जी। आज ये बड़ा ही ताज्जुब के साथ कहना पड़ रहा है कि शाह और शहंशाह के दर से सारी मीडिया बिकी हुई है और सारे पत्रकार जितने इंटर सभी के बोलती बंद है। आज जो गृह मंत्री के द्वारा जो आदेश किया जाता है उसी पे डिबेट होती है और उतना ही सीमित शब्दों में बात होती है। ये सारी बातें सिर माथे, मैं सिर्फ एक मिनट, ये सारी बातें, अरे भाई ये बातें अशोक जी भी कह चुके, आप भी 2 बार कह चुके, चलो तीसरी बार भी मेरे सिर माथे, मैं इस बहस में उलझते। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं जबरन बिल कैसे पास होता है लोकसभा में, तमंचा लगा के, कट्टा लगा के, छुरा दिखा के, कई मारपीट करके कैसे होता है? 35-38 साल से तो हम ही लोकसभा देख रहे हैं। संविधान को बिल्कुल, मैं क्या तुम्हें जवाब दे दूं जी? देखिए, संविधान को तार-तार करके ही ऐसे बिल पास होते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना ऐसी मजबूरियां नहीं होगी, क्योंकि शाह और शहंशाह के लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता। आपके पास उत्तर नहीं है। मैं ठीक, मुन्ना भाई आपके पास उत्तर नहीं है। ठीक, आपने गलत उम्मीद पाल ली, आप असफल हो गए, तो चंद्रबाबू को दोष क्या है इसमें? चंद्रबाबू ने आपसे कहा था कि हम पर उम्मीद रखो, आप उनसे उम्मीद से क्यों हो गए? उन्होंने तो आपको टेलीफोन किया नहीं था, आप खुद ही ख्याली पुलाव पका लिए, ख्याली बिरयानी। बोले जयंत भी आ जाएंगे, मांझी भी आ जाएंगे, नीतीश भी, और चंद्रबाबू भी। बोले हो गया, खेला हो गया, फिनिश कर दिया मोदी को। ये तो उतावलापन आपने किया। नीतीश ने बोला था आपसे नहीं ना? मुन्ना खान साहब कह रहे हैं, वो वही बात कह रही है जो कांग्रेस कह रही है मूल रूप से, कि संविधान को तार तार करके। मैंने संविधान ज्यादा नहीं पढ़ा, आप लोग ने ज्यादा पढ़ा होगा। क्या संविधान में कहीं लिखा है वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता? ऐसा कहीं लिखा है? अभी बहुत ज्यादा है। 126 बार तो संविधान में संशोधन हो चुका है, ये तो वक्फ कानून है। ये संविधान तार तार कैसे होता, मतलब मैं समझ नहीं पाया। जब वक्फ को असीमित अधिकार दिए नरसिंह राव ने, मनमोहन सिंह ने, तो संविधान दूध पी रहा था, बॉर्नवीटा वाला है। अब तार तार हो गया। जब लालू जी, मुलायम सिंह यादव मनमोहन सिंह के समय में वक्फ कानून में को मजबूत कर रहे थे, कह रहे थे जहां रुमाल रख दो बेटा जमीन तुम्हारी, तो संविधान दूध पी रहा था और कल तार तार हो गया। अशोक भाई, कहा गया कि संविधान की हत्या कर दी गई। क्या संविधान में ऐसा कोई लिखित प्रतिबंध है कि वक्फ कानून में कभी कोई संशोधन नहीं होगा, और जब भी संशोधन होगा एक ही दिशा वाला होगा कि वक्फ को
प्रोटीन का इंजेक्शन और दिया जा सकता है, लेकिन वक्फ से ये कोई नहीं कह सकता है लोकसभा में नियम लाके कि आप अपने में सुधार करो। बोले ना, जो मनमोहन सिंह ने किया वो संविधान का काम था, जो नरसिंह राव ने किया वो संविधान का काम था। मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ये जानना चाहता हूं आपसे, संविधान के किस पेज पर, किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि वक्फ कानून में संशोधन करने से लोकसभा को प्रतिबंधित किया जाए? देखिए, संविधान का जहां तक आपने कहा हत्या का सवाल, हमने नहीं कहा, तो संविधान आप लोग कह रहे हो भैया, हमने नहीं कहा। अरे भाई, हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हो जी। आपने जो सवाल किया अमिताभ, सोनिया जी, अखिलेश जी, सब। देखिए, संविधान की जो हमारी मूल भावना है वो, अमिताभ जी, संविधान की मूल भावना हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के इर्द गिर्द घूमती है। संविधान की जो मूल भावना, जो सार उसका है, डेमोक्रेसी के अराउंड उसकी मतलब पूरी जो है उसकी थाती है संविधान। लेकिन अभी नड्डा साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जेपीसी हमने 31 सदस्यीय बनाई, इससे बड़ा लोकतंत्र कहां से मिलेगा? लोग बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर। आपने इतना लंबा चौड़ा जेपीसी बना दिया और एक भी डेमोक्रेटिक जो रूल्स होता, प्रोसीजर होता है, उसका फॉलो नहीं किया। तो जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका एक तरह से संविधान की हत्या ही मानी जाएगी। अमिताभ जी, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सरकार कुचल रही है लगातार, यह संविधान की हत्या है। बोफोर्स मामले में कांग्रेस ने एक जेपीसी बनाई, वी शंकरानंद उसके चेयरमैन थे। अशोक जी, हमेशा के लिए समझ लीजिएगा, वंस फॉर ऑल दवा है, सब में काम आएगी। जेपीसी का विषय जब भी भारत में उठेगा, ये बात हमेशा काम आएगी। इसको गूगल में मत ढूंढो, गूगल में ना जाओ, हम बता ही दे रहे, मेरी स्मृति उतनी तेज है। क्या शरद यादव जैसे लोग उसमें मेंबर थे सब। जब रिपोर्ट आई तो कांग्रेस ने सबको लतिया के वहां मोहर लगा दिया, टाइप हो गई रिपोर्ट। मुन्ना खान को नहीं पता होगा, लेकिन मैं वहां था एक पत्रकार के नाते मीडिया गैलरी में, क्या, और मेरी सीट मालूम थी, वो 6 नंबर थी, क्या, ऊपर। वहां से ऐसे देखते थे तो प्रधानमंत्री और प्रथम पंक्ति सत्ता पक्ष की ठीक मेरे नीचे दिखती थी। ठीक, विपक्षियों ने जब वो देखी तो हाहाकार मच गया लोकसभा में। जेपीसी की रिपोर्ट फाड़ कर ऐसे फेंकी गई, क्या ये कांग्रेस जेपीसी का मंगलसूत्र डाल के घूम रही है? और आप उनका सहबोला बने हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। तब लोकतंत्र नहीं था देश में, है? इस्तीफा देना पड़ा था विपक्ष के सांसदों को। किसी भी विधेयक में इतना विस्तृत कंसल्टेशन नहीं हुआ जितना वक्फ अमेंडमेंट बिल पर हुआ है। 96 लाख लिखित प्रतिवेदन है, 96 लाख राय लिखित तौर पर, लगभग 1 करोड़। 283 मीटिंग्स हैं प्रतिनिधिमंडलों से। देश में नेहरू से लेकर मोदी तक इस कानून से पहले, इस बिल से पहले किसी बिल के आवक पर इतना बड़ा कंसल्टेशन नहीं हुआ। बोफोर्स में भी नहीं हुआ था जितना बवाली जेपीसी थी। इसलिए जब भी बात करें तो इन सब चीजों को पढ़कर बात करें। मेरे पास खाने को मान लीजिए भोजन नहीं है अशोक यादव जी, और कल मैं अखबार में छपा दूं कि मैंने 2000 मीटर जमीन नोएडा को, सरकार को दान की या सनातन को दान की, तो लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे ना कि खाने को रोटी नहीं, इनके पास जमीन कहां से आ गई। कल संसद में आंकड़े रखे थे गृह मंत्री ने, ये वक्फ की जमीन दिन दूनी रात चौगुनी कैसे बढ़ी? दान से ही आती है ना वक्फ की जमीन, और तो कैसे आती नहीं लिखित पढ़त में। कौन दान दे रहा है? किसके पास दान की हैसियत है? और अगर किसी समाज के पास इतनी दान की हैसियत है तो वो समाज गरीब कैसे है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर तो वो अमीरों का अमीर है। फिर तो मुझे लग रहा है मुगलिया सल्तनत टाइप का मामला है कि ये शाहजहां बैठे इधर, उधर औरंगजेब बैठे, उधर बाबर पीछे से आ रहे हैं हीरे मोती पहने हुए। ये जमीन आई कहां से? एक और आप कह रहे हो रोटी नहीं खाने को, हम चूड़ी बेच रहे हैं, हम शरीफा बेच रहे हैं, हम अंडे की रेहड़ी लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हो 5 लाख एकड़ जमीन दान कर दी। दोनों बातें कैसे चलेंगी यार? आपके पास अपने रहने का एक कमरे का मकान नहीं, और आपके का नाम का वक्फनामा बना घूम रहा है कि 100 एकड़ जमीन भैया दान की। संभल में यही हुआ था अशोक भाई, जब उन पर सख्ती की गई तो वो हाय राम करते हुए आए कलेक्टर के यहां और पैरों की लेट के माफी मांगी। बोले भाई साहब हमारे पास तो रहने को जगह नहीं, हम कहां से कर देंगे दान, ये फर्जी है कागज। एक बात जान लीजिए, लेकिन मैं फिर कहूंगा तैयार रहिए, कप अटैची छोटी छोटी तैयार कर लीजिए जिसमें दैनिक दवाएं हो, कपड़े हो, गमछा हो, एक लोटा हो। कभी भी अरशद मदनी आ सकते हैं, महमूद मदनी आ सकते हैं कि हाँ भाई आ जाओ मुन्ना खान, कुर्बानी का टाइम आ गया, आज तुम्हारा नाम है क्या ये चलो कुर्बानी देने, कभी भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सामान पहले से तैयार रखिएगा। कुर्बानी का बयान लिया है
तो अब तो निभाना पड़ेगा। और ये बात अशोक भाई ने भी कही कि हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। कुर्बानी के लिए तैयार रहिए। हालांकि मुझे लगता था कि कुर्बानी का समय थोड़ा बाद में रखते, अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, थोड़ा पानी पड़ जाता तब ठीक रहता, अभी तपिश बहुत होगी। लेकिन अब ये तो पर्सनल लॉ और जमात वाले लोग जाने वो कब कुंडी खटखटा देंगे, और जब कुंडी खटखटा देंगे तो निकलना तो पड़ेगा ना कुर्बानी के लिए, खून बहाने के लिए। धन्यवाद। कौन तुमको हिंदू कहता, तू तो प्योर मुसलमान ही है। मुल्लों से भी ट्राई किया फिर भी निसंतानी है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये बातें आपको पसंद आई होगी इस डिबेट में, और ये डिबेट भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना पसंद करते हो तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।